हाय एवरीवन, द हर्टबोन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। नेट जीआरएफ की इस श्रृंखला में हम पढ़ेंगे आज एंटोनियो ग्राम्सी और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल द हर्टबोन 1 पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम। एंटोनियो ग्राम्सी, इनका कार्यकाल 1891 से 1937 तक रहा। परिचय देखते हैं। एंटोनियो ग्राम्सी 20वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण नव मार्क्सवादी विचारकों में से एक थे। उन्होंने पारंपरिक मार्क्सवाद में संशोधन करते हुए यह समझाने का प्रयास किया कि यूरोप में पूंजीवाद केवल आर्थिक शक्ति के कारण नहीं बल्कि सांस्कृतिक और वैचारिक प्रभुत्व के कारण भी टिकाऊ बना रहा। ग्राम्सी को पश्चिमी मार्क्सवाद वेस्टर्न मार्क्सिज्म का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यही बन गया कि ग्राम्सी को पश्चिमी मार्क्सवाद को किसका प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है, तो ग्राम्सी को माना जाता है। जन्म और जीवन। 22 जनवरी 1891 को इनका जन्म हुआ था सर्डिनिया में और मृत्यु इनकी 27 अप्रैल 1937 को रोम में हुई थी। विचारधारा इनकी नव मार्क्सवाद, नियो मार्क्सिज्म, पश्चिमी मार्क्सवाद, वेस्टर्न मार्क्सिज्म और सांस्कृतिक मार्क्सवाद, क्रांतिकारी समाजवाद। इनकी प्रमुख रचना वर्षांशात देखते हैं। तो द साउदर्न क्वेश्चन 1926 में लिखी गई। इनकी प्रिजन नोटबुक्स 1929 से 1935 तक लिखी है और प्रकाशित इनकी कब हुई, 1948 से 1951। ये नोटबुक्स थीं और ये प्रकाशित होती रहीं। फिर लेटर्स द प्रिजन 1947 में लिखी गई और सिलेक्शंस फ्रॉम द प्रिजन नोटबुक्स 1971 में लिखी गई और सिलेक्शंस फ्रॉम पॉलिटिकल राइटिंग्स ये 1910 से 1920 तक लिखी है और ये 1977 में प्रकाशित हुई एक साथ। सिलेक्शन फ्रॉम द पॉलिटिकल राइटिंग्स ये 1921 से 1926 तक ये लिखे गए। 1978 में ये पूरी तरह से प्रकाशित हुए। प्री प्रेजेंट राइटिंग्स 1994 ये 1994 में प्रकाशित हुई। आगे देखते हैं जीवन का राजनीतिक संघर्ष क्या है। ग्राम्सी इटली की कम्युनिस्ट राजनीति से जुड़े थे। उन्होंने बेनितो मुसोलिनी के फांसीवाद का विरोध किया था। इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी इन्होंने। 1926 में मुसोलिनी की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अभियोजक ने कहा कि वी मस्ट स्टॉप दिस ब्रेन फ्रॉम फंक्शनिंग फॉर 20 ईयर्स, यानी अभियोजक का मतलब है यहाँ पर उनको गिरफ्तार कर लिया था। ये अभियोजक के रूप में कहते हैं कि हमें इस मस्तिष्क को 20 वर्षों तक काम करने से रोकना होगा। जेल में रहते हुए ग्राम्सी ने अपनी महान कृति प्रिजन नोटबुक में लिखा था। ये सांस्कृतिक आधिपत्य इनकी विचारधारा। सांस्कृतिक आधिपत्य में देखो, ग्राम्सी का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत इसको एंटोनियो ग्राम्सी के प्रसिद्ध कथन शासक वर्ग अपनी सत्ता सिर्फ बंदूक के जोर पर नहीं बल्कि लोगों के दिमाग और विचारों पर नियंत्रण करके चलाते हैं से समझा जा सकता है। मूल विचार। मार्क्स के अनुसार शासक वर्ग मुख्यतः आर्थिक शक्ति से शासन करता है। ग्राम्सी के अनुसार शासक वर्ग केवल बल प्रयोग से शासन नहीं करता, वह जनता की सहमति यानी कंसेंट प्राप्त करके शासन करता है। यानी मार्क्स में और ग्राम्सी में ये थोड़ा अंतर दिया है इसमें कि मूल विचारों में कि शासक वर्ग मुख्यतः आर्थिक शक्ति से शासन करता है, मार्क्स कह रहा है। लेकिन वहीं ग्राम्सी कह रहा है कि केवल बल प्रयोग से शासन नहीं करता बल्कि वो क्या करता है, जनता की सहमति से शासन करता है। हेजमनी का अर्थ होता है यहाँ पर, यानी आधिपत्य का मतलब क्या है ये देखते हैं। वैचारिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व। यह प्रभुत्व विद्यालयों द्वारा, विश्वविद्यालयों द्वारा, चर्च द्वारा, मीडिया द्वारा, परिवार द्वारा, साहित्य एवं संस्कृति आदि के द्वारा स्थापित होता है। बल और सहमति। ग्राम्सी के अनुसार शासन दो आधारों पर चलता है, फोर्स से और कंसेंट से। स्थायी शासन के लिए सहमति अधिक महत्वपूर्ण है, यानी अगर किसी को स्थायी शासन करना है तो उसे कंसेंट के अनुसार चलना होगा। राज्य की अवधारणा। ग्राम्सी के अनुसार राज्य का मतलब है कि पॉलिटिकल सोसाइटी प्लस सिविल सोसाइटी दोनों होनी चाहिए। पॉलिटिकल सोसाइटी में कौन कौन होता है, सेना होती है, पुलिस होती है, न्यायालय, प्रशासन, यानी बल का प्रयोग होगा यहाँ पर। और सिविल सोसाइटी में क्या होगा, स्कूल होंगे, चर्च होंगे, मीडिया होगी, परिवार होगा।
तो ये सांस्कृतिक संस्थाएं होंगी, यानी यहाँ पर क्या है कि सहमति, कॉन्सेंट का निर्माण होगा, सहमति का निर्माण होगा यहाँ पर। तो इन दोनों राज्य की अवधारणा के लिए, राज्य के लिए क्या है कि ये दोनों जरूरी है। नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी। मार्क्स की तुलना में ग्रामसी ने सिविल सोसाइटी को अधिक महत्व दिया है। उनके अनुसार क्रांति से पहले नागरिक समाज को समझना आवश्यक होता है। बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स। ग्रामसी की अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। उन्होंने बुद्धिजीवियों को दो भागों में बांटा था, ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स यानी पारंपरिक बुद्धिजीवी, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी। जैसे अब पारंपरिक बुद्धिजीवी के उदाहरण कौन कौन से, जैसे शिक्षक है, पुजारी है, विद्वान, ये स्वयं को तटस्थ मानते हैं। और ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी में ये किसी विशेष वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे मजदूर का नेता, सामाजिक कार्यकर्ता या कोई क्रांतिकारी चिंतक। यानी ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल की अवधारणा किसने दी? ग्रामसी ने दी। ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल की अवधारणा किसने दी? ग्रामसी ने दी। नागरिक समाज की अवधारणा किसने दी? ग्रामसी ने दी। पॉलिटिकल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी को राज्य के लिए कौन जरूरी मानता है? तो ग्रामसी मांगता है। ये क्वेश्चन ऐसे बने आपके। ग्रामसी की अन्य उदाहरण देखो इनकी क्या है कि वॉर ऑफ पोजीशन। वॉर ऑफ पोजीशन में क्या है, इसमें संस्कृति, शिक्षा, मीडिया के माध्यम से प्रभुत्व को चुनौती दी जा सकती है। और वॉर ऑफ मैन्यूअर में क्या, प्रत्यक्ष राजनीतिक संघर्ष या क्रांतिकारी संघर्ष होता है। यानी इनमें अंतर क्या है कि वॉर ऑफ पोजीशन क्या है कि वैचारिक संघर्ष है ये, और वॉर ऑफ मैन्यूअर क्या है, प्रत्यक्ष संघर्ष है। तो पैसिव रिवॉल्यूशन देखते हैं। ग्रामसी की एक अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा है पैसिव रिवॉल्यूशन। ऊपर से किए गए सुधार जो जनता की क्रांतिकारी शक्ति को सीमित कर दे, वो क्या है, पैसिव रिवॉल्यूशन। फिर इनकी अवधारणा कॉमन सेंस और गुड सेंस। कॉमन सेंस क्या है, सामान्य समाज में प्रचलित धारणा, और गुड सेंस क्या है, वैज्ञानिक एवं आलोचनात्मक समझ। यानी ग्रामसी चाहते थे कि जनता कॉमन सेंस से गुड सेंस की ओर चले, यानी उनके अंदर समाज में जो प्रचलित धारणा है उनसे वो क्या चले, वैज्ञानिकता की ओर चले, आलोचनात्मक समझ की ओर चले। मार्क्स और ग्रामसी। मार्क्स क्या कहता है कि आर्थिक आधार पर बल का प्रयोग किया जाता है। ग्रामसी कहता है कि संस्कृति और विचारधारा पर बल का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण ग्रामसी को नियो मार्क्सिस्ट कहा जाता है। योगदान देखो इनके, किस किस में योगदान दिया है। कल्चरल हेजमनी में दिया है, सिविल सोसाइटी का विस्तृत विश्लेषण किया है। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, वॉर ऑफ पोजीशन, वेस्टर्न मैक्सिम का विकास और कंसेंट थ्योरी में इन्होंने योगदान दिया है। अब ये कुछ क्वेश्चन बन गए इनके कि कल्चरल हेजमनी किसने दी? ग्रामसी ने दी। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल की अवधारणा किसने दी? ग्रामसी ने। प्रेजेंट नोटबुक किसने लिखी? ग्रामसी ने लिखी। स्टेट के लिए पॉलिटिकल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी किसने कहा? ग्रामसी ने कहा। वॉर ऑफ पोजीशन किससे संबंधित है? ग्रामसी से संबंधित। कंसेंट थ्योरी किससे विकसित हुई? किसने विकसित की? ग्रामसी ने की। वेस्टर्न मार्क्सिज्म का प्रमुख विचारक कौन है? ग्रामसी है। तो ऐसे हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं जब आप बनाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दे दी हैं इसमें। प्रसिद्ध कथन, पुरानी दुनिया मर रही है और नई दुनिया जन्म लेने के लिए संघर्ष कर रही है। द ओल्ड वर्ल्ड इज डाइंग एंड द न्यू वर्ल्ड स्ट्रगल्स टू बी बॉर्न। अगला कह रहा है कि ऑल मैन आर इंटेलेक्चुअल बट नॉट ऑल मैन हैव इन सोसाइटी द फंक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल। सभी मनुष्य बुद्धिजीवी हैं, लेकिन सभी समाज में बुद्धिजीवी की भूमिका नहीं निभाते हैं। फिर अगला है कि द चैलेंज ऑफ मॉडर्निटी इज टू लाइव विदाउट इल्यूशंस एंड विदाउट बिकमिंग डिसइल्यूशन्ड। यानी आधुनिकता की चुनौती है भ्रमों के बिना जीना और निराश भी न होना। फिर आगे कह रहे हैं कि पेसिमिज्म ऑफ द इंटेलेक्ट, ऑप्टिमिज्म ऑफ द विल। बुद्धि में निराशावाद, इच्छा में आशावाद। हेजीमनी इज बोर्न इन द फैक्ट्री। आधिपत्य का जन्म उत्पादन संबंधों से होता है। आलोचनाएं कुछ दी हैं इनकी। आर्थिक कारकों को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया। कल्चरल हेजमनी की अवधारणा अत्यधिक व्यापक है। क्रांति की स्पष्ट रणनीति का अभाव
दिखाया है इन्होंने। कई विचार प्रिजन नोटबुक्स में व्यवस्थित रूप से विकसित नहीं किए हैं। एक पंक्ति में एंटोनियो ग्राम्शी को हम देख सकते हैं कि नियो मार्क्सिज्म कहीं आ जाए, कल्चरल हेजमनी आ जाए, कंसेंट आ जाए, सिविल सोसाइटी, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल आ जाए, वॉर ऑफ पोजीशन, प्रिजन नोटबुक्स, इस तरीके के ये शब्द कहीं पर दिखाई दे जाए तो सीधा सीधा कौन है? एंटोनियो ग्राम्शी है। तो आज के लिए इतना ही, और अगली इसका जो PDF है आपको नोट उसमें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।